नमस्कार दोस्तों। यह है छठी से लेके और जो 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उन पे आधारित ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है एनसीईआरटी आधारित। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है जो छठी से लेकर 10वीं तक ही आएंगे। ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं 11वीं 12वीं में, 11वीं 12वीं से। तो कहने का मतलब यही है, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है 50। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एनसीईआरटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी पद की, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। ठीक, ये है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है, बताइए भाई क्या है। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। कुलिक, कुलिक। जब न्यायिक अधिकारी कर दें क्या इसमें, दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है ना। ठीक है भाई, है ना, दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, दोबारा देख लें। यहाँ से है ये 29 30। हाँ, ये गुप्त काल। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है जब 31 में 31 में 31 में क्या आएगा, 31 में 4 है। ठीक है भाई, 31 में 4 है। मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार है। ठीक है। वो भुर्ज वर्च चाल कहाँ पाए गए जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई। वो भुर्ज, भुर्ज है ना, भुर्ज यानी वर्च। चाल कहाँ पाई गई, छाल है ना, पेड़ों की छाल होती है, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई। बताइए भाई क्या आएगा इसमें। कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो कश्मीर कर दें। बुर्ज, बुर्ज, बुर्ज छाल। देखते हैं 32 में, 32 में एक है ना, कश्मीरी है। वो बुर्ज वर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई है। एनसीईआरटी में से ये है, ये नहीं है कि भाई बाहर है। कश्मीर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। जब इसमें कौन सा आएगा, शिल्पाधिकारम। 33 में, 33 में 4 है, पेड़िया पूर्णम। बताइए भाई क्या आएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। मणिमेखलई। 33, 33 में 4 है, पेड़िया पूर्णम में, पेड़िया पूर्णम। मणिमेखलई, बेलियापति, शिल्पाधिकारम। ये किन की रचना है ये भी पता होना चाहिए कि भाई मणिमेखलई किसकी रचना है। पेड़िया पूर्णम, बेलियापति, शिल्पाधिकारम। 33 में 4 है, पेड़िया पूर्णम। निम्नलिखित में कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। पेड़िया पूर्णम, पेड़िया पूर्णम है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। तो खजुराहो, आंसर ही देख लेते हैं। 34 में 4 है, ये नहीं खा रहा है। खजुराहो चंदेल, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लवा। यानी कि खजुराहो है ना, खजुराहो चंदेल है ना, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव। तो ये क्या है कि भाई जैसे कि खजुराहो किसकी राजधानी थी, चंदेलों की, या फिर ऐहोल, या फिर ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से कि चंदेलों से प्राप्त हुए हैं खजुराहो, पता नहीं है भाई, है ना। खजुराहो चंदेल, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव। महाबलीपुरम चोल है, ये नहीं है, ये महाबलीपुरम मंदिर है। कांचीपुरम भी मंदिर है, तो कांचीपुरम पल्लवों से है ना। यहाँ पर ये स्थापना करता है। ये दे रखी डिटेल नहीं दे रखी है कि भाई ये जैसे कि ये मंदिर है
या फिर ये वंश है ना, इस प्रकार से। तो खजुराहो चंदेल, खजुराहो किससे संबंधित है? चंदेलों से। वंश है इधर ये चालुक्य पल्लव चोल, और ऐहोल चालुक्य है, कांचीपुरम पल्लव है। अब करके बता। नहीं कहा रहा है, ये नहीं कहा रहा है ना, मेल नहीं कहा रहा है। खजुराहो चंदेल है, ऐहोल चालुक्य है, ऐहोल, ठीक, ऐहोल चालुक्य है, और कांचीपुरम पल्लव है। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा। खजुराहो संबंधित है चंदेलों से, ऐहोल चालुक्य, ऐहोल है ना, चालुक्य। तो खजुराहो चंदेल, खजुराहो, खजुराहो चंदेल, ऐहोल है ना, चालुक्य, कांचीपुरम पल्लवम। ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई, सिस्टम नहीं बैठ रहा है। खजुराहो चंदेल, खजुराहो चंदेल, खजुराहो चंदेल, खजुराहो चंदेल, और ऐहोल चालुक्य है ना, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम। ये तो याद है अपन को। कैसे याद है? जैसे कि कांचीपुरम में पे है तो पल्लव, कांचीपुरम संबंधित है पल्लवों से, और ऐहोल है ना चालुक्य है ना, ऐहोल चालुक्य है, और खजुराहो, ऐहोल का लय से चालुक्य कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांचीपुरम पे, कांचीपुरम का पे पल्लव, ऐहोल चालुक्य, खजुराहो चंदेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये थर्ड तो एकदम बिल्कुल सही है। 35 में, 35 में 2 है भाई, 2 का मतलब है 2 और 3। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तवारीख, तवारीख किसकी रचना है? जब एक की ही नहीं है, ये मिल के है ये, ठीक है। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। 2-3 है इसमें। नगरों में रहते थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरदास द्वारा, चल देख, सूरदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, मेघदूत है, रघुवंशम है, अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान, रघुवंश है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम है ना, रघुवंशम मेघदूत, रघुवंश मेघदूत, रघुवंश मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। जब सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, अपन बता किसकी रहे हैं? ये पूछ किसकी रहा है? अपन बता रहे हैं कालिदास की। समझ रहे हैं ना बात को? अपन बता रहे हैं कालिदास की रचना। जैसे कि मेघदूत है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये कालिदास की रचना है। ये बात आ रही है अब सूरदास की, द्वारा संकलित नहीं है। तो आंसर ही देख लेते हैं भैया, सूरदास की बात कर रहा है न कि कालिदास की। 36 में 3 है। साहित्य रत्ना, तो अगर ये नहीं है तो ये सब है। सूरसागर है, ये तो वैसे याद भी है, नाम आ रहा है ना सूरदास का। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जरूर अलग टर्म से है, तो ये करना पड़ेगा। वो देगा। बताइए साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की, कालिदास की, ठीक है। तो सूरदास, सूरदास की सूरसागर, फिर सारावली, फिर साहित्य लहरी, साहित्य रत्ना नहीं है। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। जब 37 में आंसर देखते हैं, 37 में 1 है, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मुगल साम्राज्य, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों
और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये रीट में भी आ चुका है। जब किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार और जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता है? एम्पोरा कैसे कहा गया है? ये जो चीज़ है ना, ये सब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी हल्के में मत लेना, कोई चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 10, 15, 20, ठीक है, ज़्यादा भी आ चुके हैं। और जो सेंट्रल लेवल की जो भी एग्ज़ाम है ना, वहाँ तो पूरा पेपर ये एनसीईआरटी से ही आता है ना। और जो स्टेट लेवल की है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, वहाँ से भी 15-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो बस उनका तरीका और लेवल बदल जाता है पूछने का। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो वेल्लार तमिल कर दें इसमें 37 में, महाराष्ट्र है। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार महाराष्ट्र कहा जाता था? महाराष्ट्र 38 में। नहीं, सुनो मेरी बात, 38 में। यार अपन ने गलत आंसर बता दिया भाई, आंसर गलत देख लिया ना। 38 में 2 है, 38 में 2 है, तमिल क्षेत्र है, सही था अपना। ये वेल्लार कहा जाता था भूस्वामियों को तमिल क्षेत्र में। फिर राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। 39 में 3 है, 3 का मतलब ए बी दोनों सही है, सही बात है भाई। राजा राम मोहन राय है ना, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, सही है। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ये पता नहीं है। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1829 में, ठीक। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। आगे चलते हैं। पूर्व मद्रास चेन्नई, पहले चेन्नई को मद्रास बोला जाता था भाई। स्थापित वेद समाज प्रेरित था। जब वेद समाज, ये आर्य समाज कर दें इसमें 40 में 3 है, ब्रह्म समाज है। वेद समाज प्रेरित था ब्रह्मा समाज द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना भाई ये तो पता है, जैसे कि अगर आर्य समाज की बात करेगा तो अपन दयानंद सरस्वती कर देंगे, ब्रह्मा समाज की बात करेगा तो अपन राजा राम मोहन राय कर देंगे, है ना। ब्रह्मा समाज 1828, आर्य समाज का ध्यान नहीं है, 1828 ही होना चाहिए, है ना। और सती प्रथा उन्मूलन जो कानून बनाया था राजा राम मोहन राय व राजा राम मोहन राय व विलियम बेंटिंक के द्वारा, वो 1829 है। लेकिन बात ये आ रही है कि प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन है ये, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन। और भंग हुआ था 1905। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907, सूरत का तय 1907 का तय, है ना, 7 ये है। जब 40 में 3 है, ब्रह्मा समाज द्वारा पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वे समाज प्रेरित था ब्रह्मा समाज द्वारा। फिर ई.वी. रामास्वामी नायकर और पेरियान मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ई.वी. रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, है ना, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोनों कर दें क्या 27 में, 41 में एक।
ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ईवी रामास्वामी संबंधित है। ईवी रामास्वामी नायकर। जब ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि वे ग्रंथ जिन जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोबारा देख, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, है ना, नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि वे ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोनों सत्य है। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की? जब देख, रिपन तो शानदार आदमी था, रिपन, लेकिन लिटन खराब आदमी था, लिटन। तो पहले लिटन आया था, इसके बाद में रिपन आया था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही है क्या? रिपन पहले लिटन, लिटन के बाद में फिर रिपन आया था, ये तो सही है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि भाई बता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है कौन, है ना, पड़ गया चक्कर। अब इसमें क्या करें, लिटन करें या रिपन करें? लिटन ही है शायद। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? जब ये है कैनिंग, डलहौजी, हॉर्डिंग। हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था? ये फेंका था जिसकी बाजुओं में जोर है, यानी कि जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के भाई का नाम था केसर सिंह बारट, केसरी सिंह, केसरी सिंह बारट की बात है। और केसर सिंह बारट है ना, उसका पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह। ठीक है। प्रताप सिंह का चाचा जोरावर सिंह, जोरावर ने पहचाना था भाई, जोरावर सिंह राठौड़ ने। और जोरावर सिंह का भाई था केसर सिंह बारट। चेतावनी रचुंगटा केसर सिंह बारट है। क्या आएगा इसमें? 42 एक है, कैनिंग है, कैनिंग। निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? जब केसरी अखबार छपता था, ये आ जाएगा कौन सा? निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो केसरी को कर देते हैं अंग्रेजी, नहीं मराठी करते हैं, मराठी करते हैं, अंग्रेजी में तो नहीं छपेगा। देखते हैं केसरी, मराठी करते हैं। 43 में 3 है भाई, मराठी सही है। निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? मराठी। ये जब ये बताइए, केसरी और मराठा, आई समझ में, दो अखबार थे, केसरी और मराठा। जब ये उल्टा है इसमें, जैसे कि केसरी है ये तो मराठी में है, और जो मराठा है वो शायद अंग्रेजी में है, कुछ ऐसे है ना, क्लियर नहीं है पता। लेकिन ये है उल्टा, नाम के विपरीत। जैसे कि केसरी है तो ये मराठी में है, जबकि जो मराठा है वो शायद अंग्रेजी में है, कुछ पक्का ध्यान नहीं है अंग्रेजी में है या फिर किस में है। तो अखबार छपता था, मराठी है ये केसरी। किसके थे केसरी मराठा? बाल गंगाधर तिलक के थे। निम्न में से किस एक्ट ने भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान, निम्न में से किस एक्ट में भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान किए गए हैं? जो क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का आएगा भाई कि 1909 संबंधित है, 1935 संबंधित है, 1919 संबंधित है। ठीक, या फिर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम संबंधित है। निम्नलिखित में किस एक्ट में भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए? ये तो 1935 है ना, इस पर ये पूरा संविधान ही आधारित, भारतीय संविधान। ये है कौन सा?
माले मिंटो, माले मिंटो। तो मेंट्योक चॉसफोर्ड ये ऐसे याद कर रखा है देख, मार्ले है ना, मार्ले, मार्ले और मिंटो, मार्ले मिंटो है ना, तो 1909 और मार्ले मिंटो। जबकि 1919 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो मेंट्योक चॉसफोर्ड है ना 1919, और ये भारत शासन अधिनियम 1935। जब 44 में 3 है 1935 एक्ट। मिलाइए भाई, ग्रह और चंद्रमा की संख्या। जब मंगल, बृहस्पति 53, चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा मतलब उपग्रह, इंग्लिश देख ले, मून्स। बताइए क्या है इसमें। 45 में 2 3 4 है, 2 3 और 4 सही है चंद्रमा की संख्या। बृहस्पति की 53, यूरेनस के काफ़ी है यार, 52 है यूरेनस के। नेपच्यून के 13 है, तो बृहस्पति 53 है, यूरेनस 52 है, 53 और 52, तो बृहस्पति 53 हो गया है ना, बृहस्पति 53 है, बृहस्पति 53, यूरेनस 52 और नेपच्यून 13। फिर निम्नलिखित कथनों, उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन अलग तरीके से था। जैसे कि ये पृथ्वी है ना, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत की बात है ना, इसकी बात कर रहा है, और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य किरण हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है, यही है इसमें, दोनों सही है। 46 में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, सूर्य किरण हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। फिर सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, जब इस प्रकार से, सही है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये सही है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। बता भाई क्या आएगा इसमें। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि ये सूर्य महाराज है ना, ये सूर्य महाराज है, जब पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती है, इस प्रकार से, ठीक है, जब पूरब से पश्चिम, उत्तर, उत्तर दक्षिण है ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात है यार। इधर तो ऐसे, तो अगर इस प्रकार से देखें तो ये पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। देखते हैं आंसर, देख लेते हैं क्या है। 47 में 2 है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जब जैसे कि ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है, तो उल्टा आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि घड़ी चलती है अपनी इस प्रकार से, घड़ी किस प्रकार से चलती है, घड़ी इस प्रकार से थोड़ी चलती है, घड़ी तो यूं ही तो चलती है, यूं चलती है, यूं, घड़ी यूं चलती है, यूं यूं चलती है घड़ी, यूं। तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। वो पूछेगा बताइए पृथ्वी चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है भाई। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन भाई जैसे कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, अब पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, तो भारत की बात नहीं आएगी भाई, बात आएगी वर्ल्ड की, ग्लोब की। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो अब ये पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है ना, तो पश्चिम, ये रही पश्चिम है ना, पश्चिम से पूरब,
तो ये ऐसे है, ऐसे। ठीक, जिस प्रकार से घड़ी चलती है ना, घड़ी इस प्रकार से तो चलती है, घड़ी इस प्रकार से चलती है, घड़ी इस प्रकार से चलती है। तो ये है घड़ी, घड़ी के हिसाब से है ये। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दक्षिणाव्रत और वामाव्रत कुछ इस प्रकार से है ना, लेकिन पश्चिम से पूर्व ओर चक्कर लगाती है, ये ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। आंसर 47 में दो, दो क्या माना है अपने, यही है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। बताइए, पृथ्वी चक्कर लगाती है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? पश्चिम। जो जिस प्रकार घड़ी चलती है ना, घड़ी जैसे जैसे कि ये घड़ी है, तो ये घड़ी इस प्रकार से टाइम बताएगी, है ना, सही है, सही है, सही है। तो घड़ी के साथ घड़ी चलती है ना, इस प्रकार ही चलती है। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमश पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? आंसर 48 में 4 है। 8 डिग्री 37 पूर्वाह्न और 9.923 पूर्वाह्न क्रमश। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार की बात कर रहा है। जब पहले तो ये बता, दक्कन पठार है कहाँ? दक्कन पठार मालवा तो वो है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना। जब दक्कन पठार, सह्याद्री, हिमाद्री तो ऊपर है, हिमाद्री हिम से याद कर लेंगे, ऊपर है तो हिमालय में। सह्याद्री ये इधर आएगी, ये नीचे साउथ में, केरल तमिलनाडु वगैरह। नीलगिरी सह्याद्री। विंध्य श्रेणी जब 49 में 3 है। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सह्याद्री। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? ये शायद महाराष्ट्र आएगी, है ना, सतपुड़ा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, सतपुड़ा है ना। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? विंध्य श्रेणी कहाँ है? सह्याद्री तो ये बता दिया। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी के हिस्से हैं, जैसे कि दादा बेटा, दादा बेटा यानी दो दो बेटा, है ना, दो दो वाटा, दादा बेटा, है ना, दादा बेटा से याद कर रखा है, नीलगिरी का हिस्सा है। अनाई मुड़ी ये भी नीलगिरी का ही है। 49 में 3 है। सह्याद्री है। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर, दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है? सह्याद्री है ये, भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है सह्याद्री। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। जब संगमरमर ये तो कायांतरित आ जाएगा ना, और कोयला, बलुआ, 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 चलिए आगे नहीं कर देते हैं। जीवाश्म किस में आ रहा है? जीवाश्म, अवसादी सेल। संगमरमर, संगमरमर। देखते हैं आंसर, देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 50 में 1 है। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। संगमरमर ये तो सही था भाई अपना, कायांतरित सेल। बलुआ, बलुआ ये गलत है, आपने आग्नेय सेल किया था इस बलुआ में, बलुआ पत्थर है ना, अवसादी सेल है बलुआ पत्थर। आग्नेय सेल में तो देख अग्नि छुपी हुई है, तो इसमें तो आग होगी, है ना, तो बलुआ पत्थर, अवसादी सेल। फिर कोयला, जीवाश्म ईंधन। फिर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है आग्नेय सेल में। चल अब कर संगमरमर है ना, कायांतरित सेल। बलुआ, तो बलुआ, बलुआ, अवसादी, बलुआ अवसादी, बलुआ अवसादी, बलुआ पत्थर, अवसादी सेल। कोयला, जीवाश्म ईंधन।
ग्रेनाइट आग्नेय सेल। तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल ये सही है ना। ये ऐसे याद कर रखा है, आग्नेय सेल आएगी तो भाई यानी कि जो अग्नि होती है उसमें, है ना, लावा। तो आग्नेय सेल ये ग्रेनाइट है। फिर कोयला जीवाश्म ईंधन है। बलुआ अपसादी सेल है। संगमरमर कायांतरित सेल है। दोबारा देख, संगमरमर ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। वो क्वेश्चन देगा, ये बताइए निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। बन गया क्वेश्चन। तो संगमरमर कायांतरित सेल, बलुआ अपसादी सेल, है ना, बलुआ पत्थर अपसादी सेल, कोयला जीवाश्म ईंधन, कोयला जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट आग्नेय सेल। जब संगमरमर कायांतरित सेल है, बलुआ पत्थर का अपसादी सेल कर दिया, बलुआ पत्थर का, और कोयला का जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट का, दोबारा देख लो भाई, संगमरमर कायांतरित सेल, बलुआ पत्थर, बलुआ है ना अपसादी सेल, बलुआ पत्थर अपसादी सेल। कोयला, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, एक दो और तीन। संगमरमर कायांतरित सेल, बलुआ पत्थर अपसादी सेल। ये बैठ नहीं रहा है, बलुआ पत्थर है ना अपसादी सेल है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। और ग्रेनाइट आग्नेय सेल है। आगे चलते हैं। बताइए ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। आग्नेय सेल का। कोयला किसका उदाहरण है, उदाहरण जीवाश्म ईंधन का। संगमरमर किसका उदाहरण है, कायांतरित सेल का। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी। ये बलुआ पत्थर याद नहीं हो रहा है बस। स्थल रूप और घटक, तटबंध, छत्रक सेल, हिमोड़। जब हिमोड़ का तो हो जाएगा कौन सा, हिमनद सही है। और तटबंध और ये छत्रक सेल नदी, तो क्या इसमें सी और डी कर दें। सी और डी तो है नहीं है भैया, तो फिर डी तो ले ले। एक तो डी तो आएगा भैया ने, तो डी आएगा। तो स्टेक समुद्री तरंग 51 में, 51 में 3 है, बी और डी। बी और डी। हिमोड़ तो सही है, ये हिमोड़, हिमनद। हिमाद्री भी हिमनदी है, इधर हिमालय में हिमाद्री। और जो नीचे है साउथ में, वो क्या है, आया था ऊपर क्वेश्चन। स्टैक समुद्री तरंग, तटबंध और छत्रक सेल। जब ये पता तो होना चाहिए कि भाई छत्रक सेल किस में है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है छत्रक सेल, किस भौगोलिक बनावट या स्थलाकृति में पाई जाती है। तटबंध, ये तटबंध तो वही है शायद, जैसे पूर्वी तट, पश्चिमी तट। तो छत्रक सेल, जो हिमोड़ हिमनद हो गया, और स्टैक, स्टैक, स्टैक समुद्री तरंग है, स्टैक समुद्री तरंग, स्टैक। बताइए स्टैक किसे कहते हैं। समुद्री, स्टैक समुद्री तरंग, स्टैक समुद्री तरंग, स्टैक समुद्री तरंग। संगमरमर कायांतरित सेल, बलुआ अपसादी सेल, कोयला जीवाश्म, ग्रेनाइट आग्नेय, और स्टैक समुद्री तरंग, और हिमोड़ हिमनद, हिमाद्री हिमालय में पाई जाती है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कार्य इसके लिए उत्तरदायी है। एक तो ऊंचाई है, ऊंचाई ये बामन में, ऊंचाई सही है, बामन में
2। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। क्या दोनों सत्य है? 53 में 1 ए आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या है। कब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। सही है ना? कम तापमान और ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, तो इसका मतलब क्या है? गर्म क्षेत्रों में वायु हल्की होती है। निम्न में कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र है, रेडियो है और सेलुलर फोन नहीं है। बात ये जनसंपर्क ही कर रहा है ना? ये बात जनसंपर्क ही कर रहा है भाई। सेलुलर फोन होना चाहिए 54 में। सेलुलर फोन। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय, इसकी बात कर रहा है। जब ये जो रेखा जा रही है ना, भूमध्य रेखा, इसके जो आसपास बसे हुए जो देश हैं उनके बारे में पूछ रहा है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? जब दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, ये तो है। ये भी है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये करते हैं। ये दक्षिण दे दिया ना इसने, देखते हैं 55 में 4। ये गजब कर दिया भाई। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका क्या है कि मैपों से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विश्व का हो। ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए मैप। 2-5 क्वेश्चन आते ही हमेशा, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो। तो नहीं पाई जाती, जबकि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। जब अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा और जल। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है? तो बात ये किसकी कर रहा है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय, जब नवीकरणीय जब जल, प्राकृतिक गैस और अभ्रक, तो ACE कर दें क्या इसमें? ACE 56 में कहीं है? 56 में 3 है। 3 का मतलब है BDE। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। जब नवीकरणीय वन है ना, मृदा है और जल है, जबकि अभ्रक और प्राकृतिक गैस, क्या इनका नवीकरण किया जा सकता है? अभ्रक का और ये प्राकृतिक गैस का नहीं। वन तो पेड़ तो फिर भी उगाते हैं ना, वन तो सही है। और मृदा भी बनती है लेकिन बहुत टाइम लगता है, सालों साल में बाद में मृदा बनती है। और ये जल है। जब ये अपने से पूछेगा, अब तो ये पूछा है आपका गलत क्या है, फिर भी गलत जाएगा। वो यही पूछेगा, बताइए कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, कौन सा गैर परंपरागत है, कौन सा परंपरागत है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जब वन है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक गैस नहीं है, अभ्रक नहीं है। मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? जलवायु संबंधी कारक, स्थलाकृति, मूल चट्टान, समय। जब देख सी तो ज़रूर है, और एक समय कर दे तो C और D, तो फिर केवल D करते हैं, केवल D करते हैं 57 में। A और C है।
मूल चट्टान, जलवायु संबंधी कारक। मृदा के विचलन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, जलवायु संबंधी कारक। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। 58 में एक है। साहूकार और छोटे किसान। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर। ये पाठ पढ़ा है ना, तभी कर सकते हैं इसको, वरना नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ऑप्शन देख, साहूकार और छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, भूमिहीन खेतिहर संबंधी मजदूर, ग्रामीण सहकारिता। ये सहकारिता ये तो नहीं आएगा ना, ये आएगा। सही है ये तो, है ना होने को तो, लेकिन ये भी बढ़िया ऑप्शन है, छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, साहूकार और छोटे किसान। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। दोनों सही है गुण सेट में। एक फिर भारत सरकार काम करती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। जब बी और सी 60 में दो, बी और सी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। फिर कौन सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। 61 में 3 है। कौन सरपंच की तरह काम करता है? अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। कौन सरपंच की तरह काम करता है? अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। सही है ये, है ना, वार्ड सदस्य। कौन सरपंच की तरह काम करता है? 61 में 3 है ना। लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, वो नहीं है। ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में, ये वही है ना, इकट्ठा होते हैं। 62 में 3। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। बनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ये तो सही है, ये तो है ना। और व्यापारियों की आमदनी को बढ़ाने का जरिया कैसे है ये सही है। 63 में 1 है, ये सही है, ये भी गलत है। बनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। 64 में 1 है। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। जेंडर असमानता का समाधान किस स्तर पर करने की जरूरत है? केवल परिवार और समाज। 65 में 2 है। परिवार है, समाज है, सरकार है। जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार किस स्तर पर करने की जरूरत है? परिवार, समाज और सरकार। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 66 संपत्ति का अधिकार नहीं है भाई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का है अनुच्छेद 29। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना,
ये आ जाएगा 1986 के तहत, है ना। 29A ऐसे आती है, 29A, है ना। कन्फर्म नहीं है लेकिन छोड़ तो फिर कन्फर्म नहीं है तो ना। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, समानता का अधिकार है 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, 3 नहीं है इसमें। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ये वो है ना, समानता का अधिकार, 67 में, 67 में 2। जीवन का अधिकार है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की बात कर रहा है। योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? जीवन का अधिकार है, 67 में 2। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जब कैसा अधिकार है ये, है ना। वो भोजन मिलता है ना, 6 दिन दूध मिलता है भाई, ठीक है ना। स्कूलों में जैसे कि 1 से 5 तक है तो उनको 150 ग्राम दूध मिलेगा। पाउडर का दूध मिलता है ना, वो 15 ग्राम का वो पाउच होता है ना, उससे 150 ग्राम। और 200, 6 से 8, है ना, 6 से 8 जो 20 ग्राम का वो पैकेट है उससे बनाया जाएगा। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? लेट लतीफ़ी है, 68 में 2 है। न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन आ चुका है, वो अपन से ये पूछेगा वन अधिकार अधिनियम संबंधित है 2006। और महिला हिंसा से संबंधित है कौन सा अधिनियम? 2005, ठीक है। तो 2005 और ये 2006 है। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकार को सुनिश्चित करता है। देखते हैं इसमें 69 में क्या बोलता है। 3 A और B। वनवासी अनुसूचित जनजाति, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम, वो पूछेगा बताइए वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, 2001 में, 2007 में, 2006 में। 2006 है। और महिला अधिकारिता जो कानून बना था वो है 2005, ठीक। तो वनवासी और अनुसूचित जनजाति, वनवासी और अनुसूचित जनजाति। सस्ता लेबर चाहिए था इनको, इस वजह से उनको अलाउ किया था। निम्नलिखित में किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है? हास्यकरण प्राय संबंधित होता है तो 70 एक है, A और B। अभाव, वंचन और भेदभाव, निम्नलिखित में किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है? अभाव, वंचन और भेदभाव, अभाव, वंचन और भेदभाव। फिर सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। जब भूगोल, इतिहास, ये मनोविज्ञान नहीं है ना। 71 में एक है ना, मनोविज्ञान नहीं है। 11वीं 12वीं में है मनोविज्ञान। फिर ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं, जब 72 में 2 है। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, अब ये वो शिक्षण विधि के क्वेश्चन है, NCERT आधारित नहीं है अभी, है ना। इनको अलग पढ़ेंगे क्योंकि फिर वो वीडियो में मिक्स हो जाएगा सब। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।